डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपका स्वागत करते हैं आप ही के घर में, जहाँ ये स्कूल खुद आपके पास चल कर आया है। यह एक प्रतीकात्मक अर्थ है। इसका सीधा सा मतलब है कि वही पढ़ाई जो स्कूल में हम अपेक्षा करते हैं कि हो, जो नहीं हो पा रही है, वह सेम बिल्कुल वही पढ़ाई आपके पास, आपके घर में, आपके सुविधाजनक तरीके से आप तक पहुँचे। मैं लोकेश शर्मा स्वागत करता हूँ आपका स्कूल घर में, और मैं बरेली इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विद्यालय JPN इंटर कॉलेज है और यह रही मेरी कुछ योग्यताएँ: नेट, JRF और MA पॉलिटिकल साइंस। ये कुछ योग्यताएँ हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं एक बात कहूँगा, वास्तविक योग्यता वही है जो कि आपको आपको आपका विषय समझा सके। तो मैं पिछले 4 या 5 वीडियो से आपके क्लासेस ले रहा हूँ। एक छोटी सी बात वीडियो शुरू होने से पहले मैं बोलूँगा कि सिविक्स की, नागरिक शास्त्र की अच्छी से अच्छी वीडियोस पहले से ही उपलब्ध है यूट्यूब पर, तो आप मुझसे ही क्यों पढ़ें? क्या ऐसा ख़ास है? तो पहली बात तो यह है कि मैं सेवा में हूँ और कक्षा 11 और 12 को मैं विद्यालयी स्तर पर पढ़ा रहा हूँ। मैं मौजूद बोर्ड के पाठ्यक्रम से लगातार अपने बच्चों को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ। टॉपिक डेली के डेली पढ़ते हैं बच्चे, तो ऐसे में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका पाठ्यक्रम समय से होगा। आपके मन में आ सकता है कि आपके पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है और इससे अच्छे एनिमेशंस वीडियो उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। बिल्कुल उपलब्ध हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझ में और उनमें अंतर यह है कि वे वही पढ़ाते हैं जो उन्हें आता है, और मैं वह पढ़ाता हूँ जो आपके लिए अच्छे से समझ में आ सके, आपके मनोवैज्ञानिक चेतना को समझते हुए। मैं कक्षा 11 और 12 के बच्चों से अगर मान के चलें 100 बच्चे भी क्लासेस में हैं, तो मैं 200 बच्चों से लगातार इंटरेक्ट करता हूँ, और उस क्लास में अच्छा बच्चा भी है, ख़राब बच्चा भी है। जो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, उतना सक्षम नहीं है, गरीब परिवार से भी आता है, अवसर भी उतने नहीं हैं, तो ऐसे में मैं उन बच्चों से डायरेक्टली उस अध्यापन कार्य में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो ऐसे में मुझे उनकी मानसिक स्थितियाँ पता हैं, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो वो कर सकते हैं या वो करते भी हैं, कितने बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहला सवाल आपके मन में आ सकता है कि हम इतनी देर से संविधान पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, देन ज़रूरत क्या है? हालांकि इसको मैं बता चुका हूँ, लेकिन संविधान ही क्यों बनाया, ही क्यों? ये राज्य क्या होता है? ये राजनीतिक संस्था क्या होती है? क्या ये हमेशा से थी? क्या हम अ, बहुत पुरानी समय में क्या थे? पहले भी राजा हुआ करते थे या उससे पहले भी कुछ था? तो ये सवाल आपके मन में आ सकते हैं, जो कि स्वाभाविक है। ऐसे में इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूँगा। मैं भी आपको वैसा ही पढ़ा रहा हूँ कि केवल वन वे कम्युनिकेशन है ये, इसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। अभी आपसे मुझे प्रश्न नहीं मिल पा रहे हैं, चैनल नया है तो आपके प्रश्न नहीं मिल पा रहे हैं। हालाँकि ऑफ़लाइन क्लासेस में मिलते हैं मुझे प्रश्न, लेकिन आपसे प्रश्न नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये पता है कि आप कौन से प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे वे प्रश्न किए जाते हैं। इसलिए मैं आपकी मना स्थिति को समझते हुए उस बेसिक्स पर जाके पढ़ाऊँगा। दूसरी बात, मैं किसी भी अ, समयबद्धता से बंधा नहीं हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मैं आपके सिलेबस को समय पर ख़त्म कराऊँगा। लेकिन मैं इस चीज़ से नहीं बंधा हूँ कि एक बहुत बड़ा एजुकेशनल चैनल है, तो मुझे लगातार उसमें उन्हीं के नियमों पर चलना पड़ेगा, नहीं। मैं कुछ वीडियोज़ लंबी बना सकता हूँ, कुछ छोटी बना सकता हूँ। मैं कभी आपके विषय से भटक के कुछ आपको नई जानकारियाँ दे सकता हूँ। मैं कुछ ऐसा बता सकता हूँ जो साइड नोट्स में इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि जिन जो टीचर्स कोचिंग से बंधे होते हैं उनको उतना ही बोलने की आज़ादी है जितना कोचिंग के नियम कहते हैं। मैं ऐसी किसी बद्धता से नहीं बंधा हूँ। मैं कूद जाऊँगा हिस्ट्री में भी, मैं कूद जाऊँगा पॉलिटी में भी, फिर ज्योग्राफी में पहुँच जाऊँगा। आपको एक-एक चीज़ अच्छे से पढ़ाऊँगा। मेरा उद्देश्य है कि आप पढ़ें। दूसरी बात, मेरा व्यक्तिगत कार्य है ये, तो मैं आपको उसी तरह से पूरी एक जैसे जंगल के पेड़ होते हैं जिन्हें बढ़ने-बढ़ने के लिए किसी साँचे में ढलने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको उपवन के जो पेड़ होते हैं वो नहीं बनाऊँगा, मैं आपको जंगल के पेड़ बनाने की बात कर रहा हूँ कि आपके मन में कैसे भी प्रश्न हों, किसी भी स्तर के बेसिक से बेसिक्स जो आप कभी किसी से नहीं पूछते हैं, वे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप मुझसे पढ़ें। कक्षा 11 की मैं एनसीईआरटी ले रहा हूँ इस समय और उसकी क्लासेस चल रही हैं। मैं अध्याय 1 पूरा कर चुका हूँ, अब अध्याय 2 पर पहुँचता हूँ। अध्याय 1 और 2 पढ़ने के बाद हम 1 और 2 दोनों के प्रश्न उत्तर देखेंगे। हम अति लघु, वेरी शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट पार्ट 2 जो कि 6 नंबर के सवाल आता है, उसके बाद लॉन्ग जो कि 8 नंबर का सवाल आता है, शॉर्ट 5 नंबर का आता है और वेरी शॉर्ट 2 नंबर का आता है और एमसीक्यू ये 1 नंबर का। मैं एक-एक चीज़ पर, और यह नहीं कि मैं बहुविकल्पी आपको पढ़ा दूँ, देख के उसका उत्तर बता दूँ, नहीं, मैं चारों जो ऑप्शंस हैं उसको एनालिसिस करना सिखाऊँगा। कक्षा 11-12 से आपको पढ़ने की प्रवृत्ति, रुचि पैदा करना है और यह रुचि आप इस विषय के अलावा आप किसी और विषय में भी जब लगाएँगे तो आप बेनिफिट पाएँगे। साथ ही साथ मैं आपको उत्तर लिखने का तरीका बताऊँगा, किस तरीके से बोर्ड में लिखे जाते हैं उत्तर। मैं डायरेक्टली बोर्ड से जुड़ा हुआ हूँ, बोर्ड के पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बोर्ड की जो उत्तर पुस्तिकाएँ होती हैं उसका मूल्यांकन कार्य भी करता हूँ, बोर्ड की परीक्षाएँ भी कराता हूँ, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो बच्चे हल करने से पहले मैं उनको बहुत अच्छे से, क्योंकि एक-एक प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कैसे उत्तर लिखना है, मैं उसको आपका पूरा खाका ड्राफ्ट बताऊँगा। और साथ ही साथ ये बताऊँगा कि कैसे मैं अपने बच्चों को बोर्ड में कम नंबर देता हूँ, कैसे ज़्यादा देता हूँ। मैंने बोर्ड में 0 1 नंबर भी दिया है 100 में से और मैंने इस वर्ष 94 नंबर भी दिए हैं, एक कॉपी में। तो इसका मतलब क्या उस बच्चे ने लिखा होगा जो 94 मिले हैं और क्या उस बच्चे ने लिखा होगा जिसे सिर्फ़ 1 मिला है। तो ऐसे में मैं आपको हर एक चीज़ का अच्छा समाधान और एक तरीका और आपकी मनःस्थिति के आधार पर पाठ्यक्रम को आपको पढ़ाना, एनसीईआरटी के प्रति आपकी दिलचस्पी बढ़ाना, यह सारे कार्य मेरे द्वारा होंगे, इसलिए आप मुझसे पढ़ें। फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप अपनी राय दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, सब स्वागत है। लोकतंत्र यही तो है, सहिष्णुता, बर्दाश्त करने की ताकत और कोई भी आलोचना एक्सेप्टेबल है। आप आराम से बता सकते हैं कि सर यह समझ नहीं आ रहा है। ठीक। अब है आपका चैप्टर 2 संविधान में मौलिक अधिकार। यह चैप्टर को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और भी बहुत बड़े कानूनविद, हालांकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन कई ऐसे कानूनविद हैं और खुद डॉक्टर साहब भी ये मानते थे कि मौलिक अधिकार एक कानून का, एक संविधान का, एक देश का आधार स्तंभ होता है। वह क्यों होता है ये हमको जानेंगे। मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्यों होंगे यह भी हम देखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मैं अपने क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। तो आपके लिए भी इस चैप्टर से पहले एक छोटी कहानी बताऊँगा मैं और उस कहानी के आधार पर आप थोड़ी समझ विकसित करेंगे राजनीति विज्ञान के मामले में। तो शुरू करते हैं कहानी से। चलिए, आपके मन में सवाल आता होगा कि ये एक देश है, इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ तक जानते हैं तो। उसके बाद उसमें कुछ राज्य हैं, राज्य में लोग रह रहे हैं, एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है,
निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग है, नगर पालिकाएं हैं, पुलिस है और सेना है और बहुत कुछ जो आपको दिखाई देता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यह सब कुछ अचानक से कैसे आया। जैसे आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद आप होश में आए, जैसे ही आप होश में आए लेकिन आपको पता चला अच्छा पुलिस होती है, भाई सेना भी होती है, लेकिन आपके मन में सवाल तो आता होगा कि ये तो चलो बनी बनाई चीजें हैं, लेकिन ये अचानक से इतनी जटिल संरचना आ कैसे गई। ये राज्य क्या होता है, यह देश क्या होता है। आपको भूगोल की किताब में एक बात पढ़ाई जाती है कि यह आपका पृथ्वी है और इस पर बहुत सारे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, और उन महाद्वीपों में जैसे अगर हम इसको विश्व के नक्शे को चौकोर बना दें, चलिए विश्व का मैप है, और आपने देखा कि यहाँ पर ये एक अफ्रीका है और ये इंडिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है एशिया, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। आपने अगर विश्व का मैप देखा होगा तो यही तो महाद्वीप है, एक दो, अच्छा नीचे एक रह गया ये आपका अंटार्कटिका, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात महाद्वीप हैं और बाकी ये सागर हैं। अब आपने देखा कि ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है इसमें एक देश अमेरिका हो गया, ऊपर कनाडा हो गया, इधर आपका अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, ब्राज़ील हो गया, इधर इंडिया हो गया, बहुत सारे देश हैं। हर महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं, उन देशों में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये जो देश हैं कब बने, किसने बनाए ये देश। ये तो चलो ईश्वर ने बना दिया या प्रकृति ने बना दिया, जो ईश्वर को मानता है ईश्वर ने बनाया, जो प्रकृति को मानता है कि ये जो यूनिवर्स है ये बना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बना, इंसान बन गए। लेकिन इस पर कौन सी बाउंड्री किसकी होगी ये कौन डिसाइड कर रहा है। चलिए ये भी छोड़िए, जब आपको पता चला कि ये सब लोग रहते हैं तो सोचा कि पूरी पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है 60,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, जब मनुष्य हमारा होमोसेपियंस से भी पहले की बात है, जब हम निएंडरथैल्स और ऑस्ट्रेलोपिथिकस और ये सेपियंस हुआ करते थे, तो जब हम बानर से इंसान बनना शुरू हुए तब तो राज्य नहीं होंगे, और जब राज्य होते हैं तो बानरों के क्यों होते हैं, बानरों के क्यों नहीं होते हैं, कुत्तों के क्यों नहीं होते हैं, हाथियों के क्यों नहीं होते हैं, इनके देश क्यों नहीं होते हैं। हम होमोसेपियंस के देश क्यों हैं। और क्या देश हमेशा से बने रहे थे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक समय ऐसा रहा होगा जब मनुष्य पूरी तरीके से ऐसे ही रहता होगा पूरी दुनिया में, ठीक, पूरी दुनिया में ऐसे ही रहता होगा प्राकृतिक अवस्था में, भाई एक और राज्य जैसा कुछ होगा नहीं, देश जैसा कुछ होगा नहीं, तब वहाँ स्थितियाँ कैसी होती होंगी। सोच के देखो कि कोई कानून नहीं है, कानून मतलब नियम नहीं है, कहीं कोई परिवार नहीं है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, कहीं ऐसी नहीं है कोई मंडी है और वहाँ जाके आप फल ले लो, फ्रूट्स ले लो, सब्जियां ले लो, ऐसा कुछ था नहीं। तो पहले कैसे लेते थे, जंगल में रहते थे सब लोग और वहीं विचरण करते थे, जिसको जो खाने को मिलता था खा लेते थे, जैसे आज के बंदर रहते हैं जो छीन झपटी करे खाए, ऐसे ही हम लोग रहते थे। फिर क्या हुआ, फिर हुआ फिर हुआ एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम इसमें ये हुई कि जो मजबूत आदमी है, तगड़ा आदमी, मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, पतले आदमी ने एक फल देखा, इधर मोटे आदमी ने एक फल देखा, अब इस फल को खाएगा कौन।
कौन खाएगा? ऑब्वियसली मोटा आदमी, ताकत उसके पास है, ये जाएगा तो उसको मार पीट के भगा देगा। अब ये चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, प्लेटो कहता है। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, प्लेटो की एक पुस्तक है द रिपब्लिक, उसमें स्टेटमेंट है, ताकतवर ही न्याय करेगा। अब ये बेचारे क्या करें, छोटे छोटे लोग, ये परेशान है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई किसी को पीट सकता है। सोच के देखो, अगर पुलिस ना हो, कोई डर ना हो, कोई न कानून नहीं हो, ये डर नहीं हो कि जेल में चले जाओगे, तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पड़ोसियों को मार डालेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो किसी में डर नहीं होगा तो कोई भी अपराध कर सकते हैं। तो तब ऐसा कुछ नहीं था, तो अपराध भी खूब हुआ करते थे। लोगों की जीवन की कोई सुरक्षा नहीं थी, उन्हें कोई फूड सिक्योरिटी नहीं थी, मतलब उन्हें खाने के लिए नहीं था कुछ। जो मजबूत लोग थे वो खाते रहते थे। अब मान के चलो किसी ने तालाब देख लिया पानी पीने के लिए, अब उसने क्या काम किया, तालाब पर घेरा डाल दिया कि ऐसा है सिर्फ हम ही पानी पिएंगे इस पे, ये हमारे दोस्त पिएंगे। अब बेचारे ये लोग परेशान हैं। तब इन लोगों ने इकट्ठा होके, ये जो कमजोर लोग थे, समूह में रहना शुरू कर दिया होगा। एक साथ रहेंगे तो ये कुछ कर नहीं सकता है, और इन्हें धीरे धीरे समूह की ताकत महसूस होना शुरू होगी। अगर हम एक साथ ग्रुप में रहेंगे, जैसे कुत्ते लोग गैंग में होते हैं, बंदर लोग गैंग में होते हैं, हाथी लोग गैंग में होते हैं, ये गैंग में रहना शुरू कर दिए एक साथ। अब जो ताकतवर होता है उसको ये भगा देते हैं, क्योंकि एक साथ होते हैं तो भगा ही सकते हैं। लेकिन इन्होंने, जो कमजोर लोग थे, उन्होंने एक बात सोची, अगर हम ग्रुप में रहेंगे तो फायदे में हैं, सुरक्षित हैं, हम हमारे पास एक ताकत होती है, एकता में शक्ति होगी। अब क्या करें? तब इन लोगों ने आपस में कहा कि हमेशा हमेशा के लिए ग्रुप में रहा जाए। ये कैसे रहेंगे? तो एक काम करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं अपना सभी लोगों। कि फिर क्या होगा कि ये सभी लोग एक ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप को, अमूर्त ग्रुप होगा, दिखाई नहीं देगा, उस ग्रुप को नाम दे देंगे हम राज्य। अच्छा, ठीक। अब क्या होगा? अब होगा यह है कि हम सब लोग जो हैं, जो इस राज्य में आ जाएंगे, इस ग्रुप के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, जिसने इस ग्रुप को एक्सेप्ट कर लिया वह उसको सदस्य बन जाएगा। एक्सेप्ट करने की क्या शर्तें हैं? शर्तें ये हैं कि आपको अपनी कुछ स्वतंत्रताएं, आजादी, ये जो कहीं भी घूम फिर रहे थे, कुछ भी खा पी रहे थे, ये स्वतंत्रताएं किससे देनी पड़ेंगी? राज्य को। ठीक है, राज्य को। और बदले में राज्य आपको क्या देगा? राज्य देगा आपको सुरक्षा। तो एक समझौता हुआ किसके बीच में? राज्य और व्यक्ति के बीच में। व्यक्ति ने राज्य को क्या दिया? अपने अधिकार, मतलब स्वतंत्रताएं। बदले में राज्य ने व्यक्ति को क्या दिया? सुरक्षा। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ हुआ क्या इससे? पहले व्यक्ति के पास था क्या? पहले व्यक्ति के पास सुरक्षा नहीं थी, लेकिन क्या थी? स्वतंत्रता थी। स्वतंत्रता समझते हैं? कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बोलने की, कुछ भी करने की, सोने की, खाने की, मान के चलो यहाँ से यहाँ चले गए। ठीक है, दूसरी बात, आपका मन किया तो आपने ये काम कर लिया, आपका मन किया तो चोरी कर ली, आपका मन किया तो आपने ये किसी का मजाक बना दिया, आपने मन किया थप्पड़ मार दिया। ये कुछ नहीं करोगे अब आप सारी नहीं दे रहे स्वतंत्रता, कुछ स्वतंत्रताएं देंगे। जैसे आप राज्य से पूछ कर जाएंगे बाहर, बिना पूछे आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, साथ ही साथ राज्य जो नियम बनाएगा वो नियम मानोगे आप। ठीक है, राज्य जो आप पर प्रतिबंध लगाएगा आप उसको मानोगे। मतलब एक प्रकार का पिंजरा बनाया व्यक्तियों ने। बदले में राज्य आपको क्या देगा? जीवन की गारंटी। आप हमसे पूछ के बाहर नहीं जा सकते। दूसरी बात, नियम, जैसे राज्य ने नियम बनाए कि सारे लोग सड़क पर लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, आपको नियम मानने हैं। सारे लोग झूठ नहीं बोलेंगे, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई भी
अपराध नहीं करेगा, और अगर करेगा तो राज्य के पास एक ताकत थी, वो थी दंड देने की शक्ति। दंड देने की शक्ति। किसको दंड दिया जाएगा? जो राज्य की बात नहीं मानेगा, जो राज्य के नियम नहीं मानेगा। दंड देने की शक्ति थी। किसके खिलाफ थी? अपराधियों के खिलाफ। अपराधी कौन था? अपराधी कौन? जो नियम ना माने, जो प्रतिबंध ना माने, बिना पूछे बाहर चला जाए, कुछ भी किसी को गालियां दे दे। ठीक, दंड देने की शक्ति। तो राज्य का काम क्या हो गया? दंड देने की शक्ति हो गई, साथ ही साथ वह सुरक्षा देगा, सिक्योरिटी देगा। क्यों? जब सब बात मानेंगे राज्य, सुरक्षा, सभी को सिक्योरिटी देगा। कैसे? नियम बना के, भाई सब लोग लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे तो कोई टकराएगा नहीं। साथ ही साथ जब कोई चोरी नहीं करेगा तो ये अगर यह कोई नियम तोड़ेगा तो दंड देगा। दंड देने के लिए उसने अपने पास क्या रखा? पुलिस। राज्य ने अपने पास क्या रखा? क्या रखी? सेना। कि किन के लिए? सेना की सुरक्षा क्या थी? बाहरी आक्रमण से। बाहरी आक्रमण से। कोई इस एरिया के बाहर का व्यक्ति आक्रमण ना कर दे। खतरा तो बाहर वालों से भी था, जानवरों से भी था, और दूसरे होमोसेपियंस से भी था। और पुलिस क्या करेगी? अंदरूनी आक्रमण से, मतलब अंदरूनी जो अपराधी थे उनसे सुरक्षा। लेकिन यह राज्य काम करने के लिए उसे क्या चाहिए? रुपए भी तो चाहिए। तो जो व्यक्ति होगा वह व्यक्ति राज्य को रुपए देगा। उसी रुपए को क्या बोलते हैं हम लोग? टैक्स। राज्य को रुपए मिलेंगे, तो राज्य जब रुपए मिलेंगे तो ये जो पुलिस की भर्ती करेगा, सेना की भर्ती करेगा, ठीक है, ये सारी चीजें करेगा, टीचर्स की भर्ती करेगा और उनको रुपए देगा। किसकी सेवा के लिए? इस व्यक्ति की सेवा के लिए। लेकिन व्यक्ति को बदले में अपनी कुछ स्वतंत्रताएं देनी पड़ेंगी। इससे होगा क्या? जब ये राज्य और व्यक्ति के बीच समझौता हो गया तब एक संतुलित समाज बनेगा, ठीक है, जिसका एक राज्य है और उस राज्य के सदस्य हैं। अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा राज्य और व्यक्ति का संबंध। अब इस संबंध में एक छोटी सी चीज याद रख लो, छोटी सी चीज। ये है आपका राज्य और ये है व्यक्ति। इसके बीच संतुलन होना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनना, कठिन चीज है थोड़ी सी। राज्य और व्यक्ति के बीच संतुलन होना बहुत जरूरी है। आप आगे पढ़ेंगे कैसा संतुलन, कि राज्य हमेशा चाहेगा अपनी शक्ति बढ़ाना। शक्ति बढ़ाने का मतलब क्या है? कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं, व्यक्ति की जो स्वतंत्रताएं हैं वह कम होंगी और राज्य की शक्ति बढ़ेगी। और व्यक्ति ये चाहेगा कि हमेशा उसको स्वतंत्रताएं मिलें। भाई कौन चाहता नियम मानना? नियम बना हुआ है कि हेलमेट पहन के चलना है बाइक पर। क्या आप मानते हो नियम? आप तो हमेशा चाहते हो कैसे भी कट मार के निकल जाऊं पुलिस से। तो व्यक्ति चाहता है स्वतंत्र रहना। अब अगर व्यक्ति स्वतंत्र रहा तो राज्य कमजोर पड़ जाएगा। जब राज्य की बात कोई मानेगा ही नहीं तो क्या राज्य रह पाएगा? नहीं। तो ऐसे में एक बैलेंस होना चाहिए कि राज्य और व्यक्ति के बीच एक बैलेंस रहेगा। ठीक, तो आपको एक बात समझ में आई कि राज्य नामक एक चीज जो आई थी वह किससे आई थी? समझौता से। और यही राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत है। इसी को क्या बोलते हैं? समझौता वादी सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, जिसके हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीन राजनीतिक विचारक हुए हैं जो इसको समर्थन करते हैं। किसको? समझौतावादी सिद्धांत को। देखिए, पहली बात यह है कि किसी को नहीं पता राज्य कैसे बना। हम अनुमान तो ही लगा सकते हैं, किसी को नहीं पता। उनमें से एक अनुमान यह है कि हो सकता है कि कभी किसी जमाने में व्यक्तियों के बीच में आपसी समझौता करके उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और उसी ग्रुप को क्या नाम दे दिया? राज्य। क्यों बनाया मैंने आपको बता चुका हूं। दोनों को अपने अपने काम निकलवाने हैं, ठीक। और व्यक्ति ने अपने लिए ही एक क्या तैयार किया? पिंजरा।
जैसे कबूतर चाहता है कि बाज से बचा रहे, ठीक, कबूतर चाहता है कि बाज उस पर आक्रमण ना करे, बाज उस पर अटैक ना करे। तो ऐसे में वह इतना ताकतवर तो नहीं है कि वह हर बात से लड़ लेगा। तो उसके लिए एक ही तरीका क्या है कि वह अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर ले, स्वतंत्रता सीमित कर दे, बस बात से सुरक्षित रहेगा। और मनुष्य को उस समय सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी? सुरक्षा की। क्या जरूरत थी? सुरक्षा की, क्योंकि यही नहीं पता कब कौन आके मार डाले। अब मान के चलिए आपको बोला जाए कि आपको घूमने दिया, एक तरफ घूमना हो, एक तरफ आपको बहुत सारे पैसे दिए जाए, एक तरफ बहुत सारा खाना दिया जाए, और एक तरफ हो आपके जीवन की रक्षा। आप क्या चुनेंगे? जीवन की रक्षा। बस बच जाए एक बार, बाकी काम तो होते रहेंगे। तो अंततः हमको पहले, सबसे पहले क्या चाहिए था? सुरक्षा। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया? राज्य। और हमने बोला कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत स्वतंत्रता चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुरक्षित तो रहेंगे। और यही है आज। अब आप सोचते होंगे इतने तमाम नियम बनते रहते हैं, और हमें ये चलना है, वो चलना है, इसकी बात माननी है, उसकी बात माननी है। तो जब राज्य बन के तैयार हो गया, तब राज्य ने अपने लिए, ठीक, राज्य ने अपने लिए, यह ऐसा करिए, राज्य ने स्वयं के बने रहने के लिए, स्वयं के अर्थात खुद के राज्य के बने रहने के लिए सदस्यों को एक नियमावली बना के दी। नियमावली बनाकर दी। वह नियमावली क्या है? संविधान। अब आया समझ में आपको संविधान क्यों बना? राज्य ने नियमावली बनाई कि व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, व्यक्ति कैसे काम करेगा, व्यक्ति कैसे बिजनेस करेगा, व्यक्ति कैसे वोट डालेगा, उन व्यक्तियों का राज्य कैसे काम करेगा व्यक्ति के ऊपर। राज्य अपने को चलाने के लिए एक व्यक्तियों की संस्था बनाएगा। भाई राज्य क्या है? राज्य तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन राज्य को चलाने के लिए एक राष्ट्रपति चाहिए, ठीक, एक प्रधानमंत्री चाहिए, बहुत सारे सरकारी अधिकारी चाहिए, बहुत सारे मंत्री चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, तब राज्य ऐसे चलेगा। तो ये तो होता है, राज्य कर्मचारी हैं हम, राज्य की अधिकारी हैं हम, अर्थात राज्य के अधिकारी, हम राज्य का कार्य कर रहे हैं, हम राज्य के शिक्षक हैं, हम राज्य के लिए पढ़ा रहे हैं, राज्य के कहने पर पढ़ा रहे हैं हम। तो ये राज्य अपना काम कराता है उसी राज्य के ही सदस्यों को कुछ पद देके, ठीक है। तो ये सारी बातें किसमें लिखी हुई हैं? संविधान में। अब आपको समझ में आया संविधान क्या है? ठीक है। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, जो एक राज्य के लिए क्या जरूरी है? क्या ऐसा हो जिससे राज्य बने? राज्य किस किस चीज से मिलकर बनता है? वे एसेंशियल थिंग्स या एसेंशियल कंपोनेंट्स जो राज्य बनाते हैं। जैसे एक पेन के बनने के लिए क्या चाहिए? एक उसका रिफिल होनी चाहिए उसमें, एक उसका प्लास्टिक का उसे कवर होना चाहिए, एक उसका कैप होना चाहिए, निब होनी चाहिए, सारी चीज़ें मिला के क्या बनाते हैं? पेन। ऐसे क्या क्या चीज़ें जो उसके बिना राज्य हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत सोच समझकर इसके लिए आप उत्तर दें। पहली चीज, राज्य के लिए जमीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भूभाग, जमीन, धरातल। जमीन ही नहीं होगी तो राज्य किस पर होगा? भाई आपके पास यदि जमीन नहीं है, कोई ऐसा राज्य सुना जिसके पास जमीन ही नहीं है? राज्य का मतलब है यहाँ पर देश, मतलब पाकिस्तान है, भारत है, चाइना है, बुल्गारिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है। क्या कोई ऐसा देश है इसके पास जमीन नहीं है? तो जमीन सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा दूसरा है लोग। भाई राज्य के सदस्य ही नहीं होंगे तो राज्य कैसे हो सकता है? अर्थात जनता, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जनता से ही मिलकर बनता है राज्य। कोई एक ग्रुप ऐसा हो जिसमें कोई व्यक्ति ना हो ही नहीं सकता। तीसरा, राज्य को चलाने वाली
एक मशीन होनी चाहिए, जैसे हम क्या बोलते हैं, सरकार। ठीक है, क्योंकि सरकार ही तो संभालती है लोगों को, तो राज्य को चलाने वाली एक मशीन होनी चाहिए। और वह जो मशीन है वह पूरी तरीके से संप्रभु होनी चाहिए, अर्थात उसकी जो सरकार है उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता बोलते हैं, मैं स्पष्ट बोलता हूं, मेरी मर्जी। ऐसा ना हो कि किसी और की मर्जी चल रही है, तब वह राज्य नहीं है। एक शुद्ध और स्पष्ट राज्य की परिभाषा क्या है कि ये चार चीजें उसके पास, ये याद रखना, ये चार चीजें उसके पास होनी चाहिए। मैं बार बार पूछूंगा आपको लेक्चर्स में कि राज्य के लिए क्या चीज जरूरी है। पहला भूभाग, दूसरा लोग जिसे बोलते हैं हम पॉपुलेशन, तीसरा है गवर्नमेंट, और वह गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, संप्रभु, सॉवरेन। और इन्हीं चार चीज़ों को कहाँ बताया गया था, एक 1933 में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था। देखो, मॉन्टेविडियो सम्मेलन, याद रखना, दुनिया में सम्मेलन बहुत से हुए हैं, उनमें से एक सम्मेलन यह हुआ था, मॉन्टेविडियो सम्मेलन 1933 में। और ये सम्मेलन क्यों हुआ था, इसमें राज्य के क्या क्या अधिकार होंगे, मैंने क्या बताया, राज्य की शक्तियाँ क्या होंगी, राज्य के अधिकार और राज्य के कर्तव्यों पर यह सम्मेलन हुआ था। और उसमें राज्य की परिभाषा ये डिसाइड हुई थी कि ये चार चीज़ें अगर होंगी तब वह राज्य है, अर्थात स्टेट है, अर्थात भारत है। चलिए अब भारत की बात करते हैं। भारत के पास ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन है, लोग हैं, बहुत लोग हैं, सरकार है, बिल्कुल है, संप्रभुता है, बिल्कुल है। अब इनमें से कोई एक चीज़ नहीं हो, जैसे संप्रभुता नहीं है। हम लोग गुलाम थे, 1947 में आज़ाद हुए हैं। 1947 से पहले हमारे डिसीजंस कौन लेता था, इंग्लैंड। तो क्या हम राज्य थे, नहीं थे, हम गुलाम थे, हम राज्य थे ही नहीं। ठीक है, हम तो केवल और केवल एक कॉलोनी थे, उपनिवेश थे, हम स्टेट नहीं थे। अब मान के चलो जनता ही ना हो तो राज्य हो सकता, नहीं हो सकता। तो चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी, एक तो भूभाग, एक लोग, सरकार और संप्रभुता। क्लियर हो गई यहाँ तक, एग्जैक्ट क्लियर हो गई। सबसे पहले भूभाग। अब बात करते हैं हमारा संविधान क्या कहता है। मैं आपको चैप्टर 2 पर पहुंचा रहा हूं, कैसे आप पहुंचेंगे। तो राज्य के लिए चार चीजें हैं, तो यह है हमारा संविधान। संविधान के बारे में आपको बताऊं, संविधान एक पुस्तक है, बस इतना याद रखो। संविधान क्या है, एक ये पुस्तक है, ये ऐसे है ना, चलो, ये एक पुस्तक है संविधान। अब इस जैसे पुस्तक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही संविधान में चैप्टर्स हैं, हिंदी में बोलते हैं अध्याय या फिर भाग। ठीक, हमारे किताबों के चैप्टर्स में टॉपिक वाइज लिखा होता है, ये टॉपिक फिर ये टॉपिक फिर ये टॉपिक, लेकिन संविधान में चैप्टर वाइज में क्या चीजें लिखी हुई हैं, अनुच्छेद। हमारी सारी बातें उसमें पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं, पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। ठीक, और हर एक बात को एक पॉइंट मिला हुआ है, समझ में आया। जैसे हमारा भाग एक, मान के चलिए पहला भाग एक, तो भाग एक का पहला पॉइंट मतलब नंबर एक, कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो वैसे लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, अनुच्छेद एक में। ठीक है, क्योंकि भाग एक कहता है भारत का क्षेत्र या राज्य क्षेत्र, ये बताता है एरिया कितना है भारत का, ये ध्यान रखो। मैंने क्या बताया, पहला ही पार्ट क्या है, भूभाग, तो अनुच्छेद संविधान का पहला ही भाग किस बात करता है, भारत का क्षेत्र कितना है, जमीन कितनी भारत के पास। और उस भाग में सब क्लॉसेस आपके आर्टिकल्स के रूप में है। वन में क्या लिखा हुआ है, इंडिया भारत राज्यों का संघ, भारत इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। अगली बात, और अगली बात, यहाँ चैप्टर हमारा पहला खत्म हो जाता है।
अब भाग 2 शुरू होता है। भाग 2 क्या है? नागरिकता, कि कौन कौन लोग इस राज्य के सदस्य होंगे, अर्थात कौन कौन लोग नागरिक होंगे, कौन कौन लोग। तो ध्यान रखो, नंबर 2 पे क्या आ गया? लोग। तो हमारी दूसरी भाग 2 में क्या आ जाता है? नागरिकता। नागरिकता में कौन कौन लोग होंगे, तो 4 पॉइंट तक तो यहाँ हो चुका था। अब 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट, 10वां पॉइंट, 11वां पॉइंट, एग्जैक्ट ये पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक भाग 1, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक भाग 2 में नागरिकता है। कौन लोग नागरिक होंगे, कैसे नागरिकता अर्जित की जा सकती है, कैसे नागरिकता जा सकती है, ठीक। उसके बाद यहाँ भाग खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाग 3, और भाग 3 क्या है? ये जो लोग आपने लिए हैं ना देश के लिए, ये जो लोग हैं, तो मैंने क्या बताया था, ये जो लोग, ये देखिए, ये हैं लोग, और इन लोगों को क्या चाहिए, इन्होंने राज्य को क्या दे दी? अपनी कुछ कुछ स्वतंत्रताएं, लेकिन फिर भी कहीं राज्य अपनी शक्ति बढ़ा ना ले, कहीं राज्य इतना ना हो जाए कि उस पर कोई अंकुश ना रहे। इसलिए राज्य व्यक्ति को लिखित में कुछ अधिकार देता है, लिखित में, कि हमने आपकी स्वतंत्रताएं तो ले ली, हमने आपसे बहुत कुछ ले लिया, लेकिन लिखित में हम आपको क्या देंगे? अधिकार आपके। और वह ऐसे लिखे होंगे कि वे, उनके बिना आपका जीवन ही नहीं हो सकता। तो वे अपने रूप में कैसे होंगे? मौलिक, फाउंडेशनल, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल, मौलिक होंगे, इसलिए बोलते हैं मौलिक अधिकार, या फिर बोलते हैं मूल अधिकार। मूल बोलते हैं जड़ के लिए, किसी भी घर की नींव बताती है कि वह घर कितना मजबूत होगा, उसके बिना तो घर हो ही नहीं सकता। इसलिए ये अधिकार कैसे हैं? मौलिक। ये ऐसे अधिकार जिनके बिना व्यक्तियों का जीवन, व्यक्ति रह ही नहीं सकता राज्य में, ये अधिकार हैं। और ये इतने महत्वपूर्ण अधिकार हैं कि यह, जिसमें अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके टोटल 35 तक ये जो अधिकार आपको मिले हुए हैं, ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके लिए बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है कि राज्य कोई भी नियम ऐसा नहीं बनाएगा जो इन अधिकारों के खिलाफ हो। अगर नियम बनाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय उस नियम को वहीं खत्म कर देगा। ये इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब समझ में आया हमारा चैप्टर 2 क्या है? संविधान में मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उनका नाम ही मौलिक रखा गया है कि कम से कम इतने अधिकार तो व्यक्ति के पास होने ही चाहिए। राज्य तो चाहता है कुछ भी ना दिए जाए अधिकार, कम से कम इतने अधिकार तो दे ही दो। ये मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसे हम संविधान की आत्मा तक कहते हैं। आत्मा, संविधान की आत्मा का नाम दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात कि जो मौलिक अधिकार हैं, ये हर देश के संविधान में है। हर देश के संविधान में, कुछ हो या ना हो, ये मौलिक अधिकार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये जरूर होंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूएसए से। यूएसए का जब संविधान लिखा गया तो वह अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को लिखना ही भूल गया, लिखे ही नहीं उसने। बाद में दिक्कत आने लगी, राज्य वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के पीछे पड़ गया। तो ऐसे में यूएसए ने अपने प्रथम 10 संविधान में संशोधन भी हो सकता है, आगे पढ़ाएंगे हम, 10 संविधान संशोधन किए तुरंत ही, इकट्ठे, और उसमें क्या हुआ? मूल अधिकार जोड़े। इतने महत्वपूर्ण है। और इन्हीं मौलिक अधिकारों को हमने यूएसए से लिया। कहाँ? भारत में। तो मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा सबसे पहले कहाँ आए थे? यूएसए में। यूएसए से कहाँ पर आए? भारत में। अब समझ में आया आपको? ये अधिकार ऐसे हैं जैसे जीवन जीने का अधिकार, कि आपको बिना वजह, बिना अपराध दोष सिद्ध ठहराए
राज्य या कोई और आपसे आपका जीवन नहीं ले सकता, आपको जेल में नहीं डाल सकता, आपको कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है, कुछ भी बोलने की आज़ादी है, कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। यह सब किसमें है? मौलिक अधिकार में। तो ये व्यक्तियों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए आपका ये चैप्टर है। आपके फर्स्ट ईयर की किताब में इंटरेस्टिंग बात है, आपकी फर्स्ट ईयर किताब में उन्होंने भारत का राज्य क्षेत्र नहीं पढ़ाया, ये आपको नहीं दिया उन्होंने आपको नागरिकता नहीं पढ़ाया, उन्होंने संविधान के बाद शुरुआत किससे की? 3 से, और उसी संविधान भाग 3 में ही क्या है आपके अधिकार। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए, यह है आपकी पुस्तक जिसमें आपका चैप्टर 2 क्या है? संविधान में अधिकार। क्लियर हो गया? हमने स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? भाग 3 से, डायरेक्ट भाग 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी भूमिका पढ़ना बहुत जरूरी है, कि संविधान वह दस्तावेज है, वह डॉक्यूमेंट है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रख सके, सरकार को कंट्रोल कर सके, क्योंकि राज्य अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है, हमें बता चुके हैं आपको, ठीक है। लेकिन संविधान में उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया गया, और वह अंकुश क्या है? वह अंकुश ही तो मौलिक अधिकार हैं जो राज्य को अंकुश में रखते हैं और व्यक्तियों के हित में हैं। और संविधान ने ये बात लिखित में दे दी है कि आप व्यक्तियों के साथ ये कुछ चीज़ें जो हैं उसको छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था यही तो है, अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाए, ठीक। तो ऐसे में यह भी नहीं है कि उन अधिकारों को लेकर असीमित, व्यक्तियों के पास भी असीमित अधिकार होंगे, नहीं, व्यक्तियों के पास भी सीमित अधिकार होंगे। इन सब बातों को हम देखेंगे। क्या व्यक्ति के पास सीमित अधिकार हैं या असीमित अधिकार हैं, या अगर असीमित नहीं है, कुछ सीमाएं हैं, तो कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन सी चीज़ व्यक्ति नहीं कर सकता, तो हम ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यह थी आपके चैप्टर की भूमिका। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।